बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आखिरकार अपनी अक्सरियत जो है वो साबित कर दी है और उन्होंने पार्लियामेंट के मंजूर करदा एक कानून पर जो दरख्वास्त आई थी उसकी समाअत के लिए एक बेंच तश्कील दिया है और उस बेंच में उनके समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस शामिल हैं और ये बेंच कल से अपनी समाअत का आगाज़ करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का जो मुतालबा था फुल कोर्ट का, वो मुतालबा अब सिर्फ़ एक ख्वाब रहेगा या कभी हकीकत भी बन पाएगा। और ये जो 8 रुकनी बेंच है, क्या ये बेंच पाकिस्तान की सियासत को दरपेश एक बहरान से कौम को निकाल पाएगा या बहरान मज़ीद शदीद हो जाएगा? दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आपने हमें बताना है कि हुकूमत ने आपको 21 अरब रुपया दिया या नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि उसको 21 अरब रुपया नहीं मिला, जिसके बाद स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है? इस पर हम बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों से हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं और माहिर कानून भी हैं, और अज़हर सदीक़ साहब जो कि माहिर कानून हैं और इस वक्त तहरीक इंसाफ के बहुत से जो केसेस हैं उनको वो डील कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में। तो सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा मलिक अहमद ख़ान साहब के ये जो नोटिस है आपने देख लिया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अपने नाज़रीन को भी कि पंजाब में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है बहुत ही काबिल गौर है। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए कोई फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। वफाकी हुकूमत की तरफ से अदालती हुक्म की नाफरमानी बादियो नज़र में नाफरमानी है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले, खिलाफ वर्जी की हौसला अफजाई करने वाले, इनहराफ पे उकसाने वाले को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक और अगला सीनियर तरीन अहलकार 14 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में चैम्बर में पेश हों। वो अपने हमरा तमाम रिकॉर्ड साथ लाएँ कि वफाकी हुकूमत के पास कितना पैसा है और सेक्रेटरी फाइनेंस इनसे अगला सीनियर तरीन अहलकार सेक्रेटरी कानून और DGP 14 अप्रैल को पेश हों। तो मलिक अहमद ख़ान साहब, ये जो नोटिस है, ये नोटिस वाज़े तौर पर बता रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया ना दिया गया तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नहीं, ये दुरुस्त है जी। ये तो इस नोटिस में उन्होंने कार्रवाई की इब्तदा तकरीबन कर दी है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र जो है वो बसद एहतराम, चाहे मुझे जितना भी शिद्दत से बेंच और बेंच के किए गए मामले पर एतराज़ है, इस तशरीह से भी मुझे एतराज़ है कि वो मुकन्ना के इख्तियार को भी इनक्रोच कर लें। चलें, जुडिशल रिव्यू में गवर्नमेंट के साथ तो हुकूमतें अपनी ओवर रीच के साथ जो कर रही हैं वो कर रही हैं, और एक असूली मौक़िफ़ के नतीजे में अगर ये बात इस तरफ जाती है तो हमें एतराज़ नहीं है। मेरी राय में जो आर्टिकल 81 से लेके 84 तक तरीक़ाकार आइन में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट आइन से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकती है कि इसकी अप्रोप्रिएशन कैसे होनी है। अब कोई भी सप्लीमेंटल, एनी सप्लीमेंट्री, कोई भी पैसे जिसकी इजाज़त पार्लियामान ने देनी है वो सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकती है? जो तशरीह उसकी काबीना कर रही है तो गवर्नर उससे मुख्तलिफ तशरीह क्या कर लेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट उस वहाँ बैठ के अगर एक ऐसी हुक्मनामा जारी करती है जो कि आइन के मुनाफी है, प्लेन रीडिंग के मुनाफी है, जिसकी कोई एनी सेन माइंड कैन नॉट रीड दैट। पूरी कैबिनेट में मैं उस प्रोसीडिंग के अंदर था। मेरी अपनी राय, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने हमने चिराग को सूरज को चिराग तो नहीं दिखाना, लेकिन समहाउ बायस झलक रहा है। अच्छा अज़हर सदीक़ साहब, इसमें एक इतराज़ ये आ रहा है कि एक तो बेंच में जितने भी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब के हम ख्याल हैं, उन्होंने अक्सरियत तो साबित कर दिया है, लेकिन सबको पता है कि ये जजेस जो हैं ये फ़ैसला 8-0 से ही देंगे, 7-1 भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अभी पार्लियामेंट का जो कानून है वो सिर्फ मंजूर हुआ है, उसको नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं, बाकायदा कानून नहीं बना। तो कानून बनने से पहले बेंच कैसे बन सकता है उस कानून के खिलाफ? बहुत शुक्रिया मीर साहब। कानून के अदना तालिब इल्म तो हम भी हैं
पर फ़र्क ये है कि हमने अपने ऊपर सियासतदान होने का टैग नहीं लगाया। जब इंसान सियासतदान होने का टैग लगाता है तो एक पार्टी पॉलिसी उसे फॉलो करनी पड़ती है, बामरे मजबूरी, वो ना भी चाहे तो मजबूरी है ना जी, पार्टी में जो रहना है। तो पार्टी के साथ इख्तलाफ तो वो दौर रह नहीं गया ना, कि जहाँ भी आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहते हुए सैल्यूट है एतजाज़ अहसन को, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को, सरदार आसफ लतीफ़ खोसर साहब को। ये देखें, ये हमारी अदलिया में जो सॉरी हमारी वकालत में अगर देखा जाए तो ये मैं क्या कहूँ, इससे बड़े स्टॉलवर्ट क्या होंगे कि जो पार्टी लीडर में खड़े हुए, जो असूलों पे खड़े हुए हैं। अब चलते हैं आगे, भोलेपन में आके हम कह दें कि हम पता नहीं एनक्रोच कर रही हैं। मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का काम क्या है। पार्लियामेंट क्या इंतजामिया के कामों में मुदाखलत कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है ना, जो बड़ा शौक था इनको बजट रोकने का ना, तो ये कायदा क्या होती है जी, रादत का क्या ताल्लुक है सारे मामले में? कानून बना देते, कह रहे थे कि इस तरह का कोई भी फंड नहीं होगा, हम नहीं रोकेंगे, फिर बना सकते हैं ना, ये बना देते। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, थोड़ा कड़वा थोड़ा आप थू आप इस निज़ाम को रोनते चले जाएं। यानी क्या करने क्या जा रहे हैं इन्होंने? गालिबन आर्टिकल 189 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 190 नहीं पढ़ा। एवरीबडी हैज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये कोई मामला किसी जजेस के हम ख्याल होने का नहीं है, आईने पाकिस्तान 1973 के नफाज का है। और ये तो एक सिंगल जज ने लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी को फैसला दे दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, और बाकायदा ये भी कह दिया था कि तारीख दे रही है इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर की मुशावरत के साथ। अब वो दोनों भाग गए। यानी इलेक्शन कमीशन अभी हम जो मामला देख रहे हैं ना, माजरत के साथ, हमने जो ख्वाब देखे थे ना कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा होगा, साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन है, कि इलेक्शन कमीशन में कैपेसिटी नहीं है। और ये अब आइंदा सोचना पड़ेगा हमें सबको कि इनको प्रोटेक्शन दी थी आर्टिकल 209 के तहत कि इनको निकाल नहीं सकता, वो इसलिए दी थी कि आज़ाद और खुद मुख्तार हो, किसी पार्टी के नीचे ना लग जाएं। बात सिंपल सी 2 हरफी बात है। ये तो मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा आसान तरीके से एक प्यार मोहब्बत सा एक इनको खत लिखा है कि ये आईने पाकिस्तान है, पढ़ लें। नहीं तो आप यूँ करते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में, अरबी में, बड़ा आसान काम है। मैं आप पार्लियामान के अंदर ना, एक हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनको आईने पाकिस्तान, यानी ये समझ बैठे हैं कि हमें अदलिया से ज्यादा पता है। वो भाई आपका काम है कानून बनाना, बनाएं, आपको रोका नहीं है, लेकिन कानून में आप एनक्रोच कर जाएं, ये ओवर रीच की जो बातें करते हैं मैं उनका भी जवाब दूंगा, मैं साबित करूंगा। यानी ये 66 सियासतदानों ने इस मुल्क का तिया पाचा कर दिया। किसी एक आम आदमी, कितनी का आवाम निकली आर्टिकल 184 से, आप बता दें मुझे। तिया पांचा जो है वो फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि तिया पांचा किसका होने वाला है? फवाद चौधरी साहब के ख्याल में किसका होने वाला, जरा सुने। दो ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी। और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकते। तो मलिक अहमद खान साहब, ये तो अब ऐसी सूरत हाल है डू और डाई, या तो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना रहेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूशन रहेगा। क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल नहीं? देखिए सर, मुझे जो पसंद हो मैं वो कह दूं, जो ना पसंद हो वो ना कहूं वाली बात तो एक अपनी हैसियत रखती है। वो जो भी कोई साहब कह लें, फवाद कह लें या अज़हर साहब कह लें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम तो बड़ी आईनी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर के बेंच ने ये जो आज नोटिस है उसी के सिलसिले में है ना, तो वो जो 3 मेंबर के बेंच ने फैसला दिया, उस फैसले में उन्होंने कहा कि आप इतनी अमाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दें। अब वो अमाउंट भेजने का जो तरीक़ाकार है उससे थोड़ी वाकफियत अगर ये दोस्त हासिल कर लें तो हमें एतराज़ नहीं है उस पर। हम ये कह रहे हैं कि फ़ाइनेंशियल रूल्स जो हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहता है कि बजट की अप्रूवल का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है, और अगर वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है और वो सप्लीमेंट्री में आ रहा है तो उसको डील करते हैं आर्टिकल 81 से लेकर 84 तक, और उसमें सिर्फ रिन्यूमरेशन वो हैं जो कि उनकी तनख्वाहों के पैसे हैं, वो चार्ज अकाउंट के तौर पे जाने हैं इलेक्शन कमीशन में। अब ये बहस है, अब इसका इख्तियार काबीना के पास यानी हुकूमत के पास भी पार्लिमान के ज़रिए आता है, और आर्टिकल 180 कतई तौर पे पार्लिमान को इन एड टू सुप्रीम कोर्ट काम करने के लिए नहीं कहता
बिल्कुल ऐसी कोई, आर्टिकल 190 ये कहता है कि इसमें के तमाम जो एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं वो एग्जीक्यूटिव के, नॉट पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव के, नॉट पार्लियामेंट, अच्छा नॉट पार्लियामेंट। देखिए हमारा नुक्ता बड़ा सादा है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि फलां तारीख तक पहले इसको तय कर लें, फिर बेंच वाली बात पे चले जाते हैं। और जो फवाद साहब का ये कहना है कि डिमाइज होगी सुप्रीम कोर्ट की, तो इस तदफीन में तो गोरकन है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में हुआ, कांदा देने वाले भी मौजूद हैं यहाँ पे, और इस तदफीन के ये गोरकन है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज सांस ले रही है तो आइन के मुताबिक सांस ले, उस किताब की पासदारी करें। अगर कोई फैसले ऐसे जिन पर हम पार्लिमान ये समझती है कि बेंच की तश्कील गलत है, तो क्या पार्लिमान की आवाज़ को दबाया जा सकता है? क्या 4-3 की उस बहस को ख़त्म किया जा सकता है? क्या जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले को उठाकर आप कहीं फेंक देंगे? क्या जस्टिस मंसूर के फैसले का पैरा 35 उठा के किसी रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है, लेकिन वो रिक्यूजल के साथ? लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, और चीफ जस्टिस ने भी कानून के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक बेंच बना दिया है। मीर साहब, अगर चीफ जस्टिस एक ऐसा इख्तियार जो उन्होंने प्रोप्राइटी के साथ इस्तेमाल करना है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ इस्तेमाल करना है, क्या सीजे अगर वो इख्तियार इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जो एट द फेस ऑफ इट अपरेंट होगा कि गलत इस्तेमाल हो गया, तो हम बात भी नहीं कर सकते। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये अब कहना जो है ये गलत होगा कि जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब ने गलती की कि वो आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर एक कन्वेंशन में चले गए और वहाँ जाके वो सियासतदानों के साथ बैठ गए, बाद में फिर वजारतें देने पे मजबूर हुए, यानी कि पछतावे का शिकार हुए। तो इसी तरह आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया है, सब के सब जज उनके हम ख्याल हैं, तो ये बेंच भी मसला हल नहीं करेगा, बल्कि अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब को भी काजी फैज़ ईसा की तरह किसी पछतावे का शिकार होना पड़ेगा। अच्छा, पहली तो बात बताता चलूँ मैं, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो काम किया वो अपने अदालती कामों से हट के किया, तो पछतावा उन्हें होना चाहिए बिल्कुल, और अच्छा काम किया उन्हें कौम से माफ़ी मांग के। और उन्हें इस बात पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब 4 अप्रैल वाले दिन 6 मेंबर बेंच ने फैसला कर दिया था, उसके ऊपर हम भी कोई नई जूरिस्प्रूडेंस ढूंढते फिर रहे हैं। एक नोट लिख के आप कह दें कि वो फैसला है, वो फैसला नहीं हो सकता। जूरिस्प्रूडेंस मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान में 3-4 या 4-3 की, अगर आप 2 मिनट टाइम देंगे मैं बता दूंगा। पहले मैं जवाब दे दूं, ये फेडरल कंसोल, ये यानी इलेक्शन होने हैं 90 दिन के अंदर, ये आईन पाकिस्तान है। अब पैसा कहां से आना है, किससे आना है, ये इनका काम है, ये इनका फेल्योर है, एग्जेक्टिव का फेल्योर है। इन्हें जब असेंबली तहलील होगी थी, इन्हें 3 महीने के अंदर ये सारा फंड अरेंज करना चाहिए था। ये आइन तोड़ा है इन्होंने, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है इन्होंने, हलफ तोड़ा अपना। यही नहीं है, मिसाल के तौर पर 5 साल बाद असेंबलियों के इलेक्शन होने हैं, इन्होंने पैसे अरेंज करने हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे से ले लीजिएगा सबूत इस बात के कि सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या कुछ हुआ है। यानी अभी मिसाल के तौर पर ये रमजान में सब्सिडी थी 2 अरब रुपए की, वो पड़ी हुई है ऐसे ही। और ये जो सस्ता आटे का पैसा, ये कहां से आया है, ये किसने अप्रूव किया है, किस कानून के तहत किया है, लाइनों में लगाकर आपने। फिर नॉन डेवलपमेंट जो है, जो अपोजिशन लीडर को 50 करोड़ 50 करोड़ रुपया पैसा दिया, वहां से किया है। जरा आ जाए ना, किसी दिन लाए ना, कौम के सामने रखे ना पैसा कि कहां पैसा। अच्छा इसको छोड़े, लैपटॉप के 10 अरब रुपया, यानी 10 अरब रुपया लैपटॉप के देना जरूरी है। और आइन में जो लिखा हुआ है कि 90 दिन के इलेक्शन कराने हैं, वो नहीं जरूरी है। यानी कि आप खुदारा थोड़ा आप अगर अमल करना चाहते हैं तो आइन की रूह को समझे। आप आइन की रूह पे अमल नहीं करना चाहते। सिंगल जज का फैसला 10 फरवरी का 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, छोड़े, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। अब आते हैं अगली बात की तरफ। ये जो बड़ा मजेदार बात कह दिया, 3 मेंबर बेंच 4 मेंबर बेंच, वो डिबेट हो चुकी है खत्म। वो कैसे डिबेट खत्म हो चुकी हुई है कि सबसे पहला PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 फैसला था, जिसमें मास्टर ऑफ द रोस्टर का डिसाइड हो गया हुआ था, बेंच किसने कॉन्स्टिट्यूट करना है। और रूल्स अब यानी अभी ये बात कह रहे थे, अपनी असेंबली चला रहे हैं, ये किस रूल के तहत चला रहे हैं, ये रूल्स ऑफ बिजनेस है जो बैठ के सारा तय कर रहे हैं, उस रूल्स ऑफ बिजनेस तय कर रहे हैं जो आइन ने कहा है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 191 में इख्तियार ये दिया है सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का, और वो रूल्स बन चुके हैं। बेंच का तरीकाकार भी तय हो चुका है। फिर जो मामला जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक बेंच में बैठकर किया था, 3 मेंबर बेंच में से 2 का फैसला दिया था, उसका लार्जर बेंच बना, 6 मेंबर बेंच ने वो सारा मामला डिसाइड कर दिया। और इस वक्त जो एक शौक था ना फुल कोर्ट बिठाने का, अच्छा मैं हैरान हूँ, वजीर आजम को भी हैरानगी होती है कि यार किसी अच्छे वकील से रब्ता
कर लो, जब एक फैसला हो गया तो फुल कोर्ट कौन सा बिठाना है? मेरा एक सवाल है, कौन सा फुल कोर्ट बिठाना है? आए कोई नजरसानी फाइल कर दे तो फिर समझ आती है कि फुल कोर्ट बिठाना चाहते हैं। भाई फुल कोर्ट का तो मजाक बना लिया उन्होंने, यानी क्या ये सियासतदानों का मसला ही रह गया फुल कोर्ट बनाने के लिए? आम आदमी नहीं फिर तकाजा करेगा फुल कोर्ट बनाना है। मैं नहीं मानता एक जज को, मैं नहीं मानता 2 जजों को, ये इनके पास कहां से आ गया ये सारा मामला? ये आप असूली तौर पर बात करें, इस मुल्क के साथ चले, नहीं समझ आ रही तो भाई अच्छे वकीलों से राब्ता करें, कोई ना हो वो मारकांडे काजू से राब्ता कर ले। अच्छा वो इन्हें इंडियन में बैठा हुआ है, वो इन्हें बता देगा कि कानून क्या है। जो इनको कानून समझ नहीं आ रही है। मारकांडे काजू साहब जो है मीर साहब, उन्होंने 2019 में हमारे प्रोग्राम में मुतालबा किया था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। वो हमारे शो में आए थे, तो वो तो 2019 से इमरान खान साहब के फ़ैन हैं, लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको फैन का इशू नहीं है ना मीर साहब, ये ज्यादती होगी सर ये देखे ये ज्यादती होगी। फैन का इशू नहीं है। आप यूं कर लें किसी भी इंडियन जो है ना वहां इंडिया से कोई भी वकील आप ले आए, इस इशू पे ले आए, आ जाए, वो कम से कम उनमें इतनी तमीज है कि वो आइन और कानून की पासदारी करते हैं, इसलिए तरक्की कर गए हैं। हमारे यहाँ हम पार्टी की पासदारी करते हैं, हम मुलाजमत करते हैं, वो इंडियंस का लेकर चलते हैं। आप इंडियंस का हवाला जरूर दे रहे हैं, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन इंडिया वाले अगर आइन और कानून के इतने पाबंद होते तो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने ही आइन का जो हुलिया बगाड़ा है और उसकी बर्बादी किया है, तो उसका भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं जरा इसमें एक और व्यू शामिल करना चाह रहा हूं जिसका ताल्लुक आई से है और ना ही पीडीएम की हुकूमत से है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, कौमी असम्बली के रुकन हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। चित्राली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी चित्राली साहब, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ जी बिल्कुल। चित्राली साहब ये बताएं कि अब पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया और उस कानून के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कल हेयरिंग रख ली है, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान जो लड़ाई है इसमें पार्लियामेंट का मुस्तकबिल खतरे में पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस टॉपिक में जमात इस्लामी के एक वर्कर को भी शामिल कर लिया। बात दरहकीकत यह है कि इस वक्त कौमी असम्बली भी अपना जो काम है वो काम नहीं कर रहा, और कौमी असम्बली में भी जो काम हो रहे हैं वो गैर आईनी काम बाज़ हो रहे हैं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसले दिए हैं, अगर एक फरीक आप पर एतमाद नहीं करता तो उस एतमाद के नतीजे में आपको क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर सोच लेना चाहिए। और जो करारदाद इन्होंने कौमी असम्बली से पास किए हैं या ज़िमनी बिल वहाँ उन्होंने पेश किए हैं, मेरे ख्याल में ये इस वक्त नहीं करना चाहिए था, बल्कि दोबारा दरख्वास्त देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको दोबारा आप समाअत के लिए मंजूर कर लें और फुल बेंच और फुल कोर्ट इसके लिए बना लें। और ये कानूनी भी था, आईनी भी था और इसके नताइज भी निकलते, लेकिन उन्होंने वहाँ अपील दायर करने के बजाय रिव्यू के लिए उन्होंने यहाँ बिल पेश कर दिया। लेकिन सूरत हाल यह है कि जमात इस्लामी का एक मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, चाहे वो चारों सूबों का हो या वफाक का हो, वो एक ही दिन में इलेक्शन हो। और अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन पहले होता है और मरकज़ और 2 सूबों का बाद में होता है, तो ये मुतनाज़ फ़ीह बन जाएगा। इससे सियासी इस्तेहकाम, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान में। और जो इस वक्त सूरत हाल है, उस सूरत हाल को काबू करने में मौजूदा वक्त में ये इलेक्शन जो है वो काम नहीं आएगा। तो इस सिलसिले में जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यह है और मुतालबा यह है कि कौमी असम्बली को भी तहलील किया जाए और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली को भी तहलील किया जाए और चारों सूबों में मरकज़ के साथ एक दिन इलेक्शन किए जाए। जी मौलाना चित्राली साहब के साथ हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कल भी टेक्निकल प्रॉब्लम था, आज फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। मैं माजरत चाहता हूँ मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये अब गड़बड़ जो है इसका मैं सिर्फ आपसे सकता हूँ। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। एक तरफ तो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई है ये एक फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल होती हुई दिखा रही है। दोनों में से या तो कोई एक बचेगा या फिर दोनों को अफ़ाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करते हुए कोई दरमियानी रास्ता भी निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जो अब आखिरी उम्मीद है वो इमरान खान साहब का एक आखिरी निकाह है, और इस पर आज बहुत से जो हुकूमत के लोग हैं उन्होंने बयानबाजी भी की है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने जो निकाह किया था वो शरीयत के मुताबिक था या नहीं था। ये मामला जो है एक बहुत निजी मामला है, लेकिन अब ये क्योंकि अदालत में आ चुका है और अदालत के रास्ते से सियासत में दाखिल हो चुका है, तो मैं इस पे एक डिफरेंट एंगल से बहस करना चाहता हूँ। वो एंगल आपको थोड़ी देर में नज़र आएगा। पहले ज़रा आप सुने कि इस निकाह के बारे में ख़ुद इमरान खान साहब की जो बेगम साहब हैं, ये उनका एक स्टेटमेंट जो है ये ऑलरेडी आ चुका है, और ये उन्होंने 2018 में एक इंटरव्यू दिया था। ये उसमें से मैंने आपको ये इंटरव्यू का एक क्लिप सुनवाया है। अब जिन मुफ्ती साहब के हवाले से आज एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, ये मुफ्ती साहब जो है इन्होंने पहले क्या कहा था कुछ अरसा पहले, ज़रा सुने ये क्या है। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया। बुशीरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया, और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, पहले इन्होंने कहा था कि बात ख़त्म हो गई, और जब औरत ने कह दिया कि मेरा निकाह जो है वो इद्दत पूरी होने के बाद हो रहा है, तो बात ख़त्म हो गई। अब ये अदालत में जाके कह रहे हैं जी कि नहीं, वो पहले कुछ और कहा था, फिर कुछ और कहा था। 5 साल के बाद इनको याद आया। मलिक अहमद खान साहब, आप नहीं समझते कि ये प्रॉब्लम जो है वो निकाह में नहीं है, निकाह ख्वाह में है। 5 साल के बाद अपनी स्टेटमेंट तब्दील कर रहा है, एहतसाब तो इस आदमी का होना चाहिए। नहीं मीर साहब, मैं फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी मेरी एक मुझे इसमें एक बाइस तकलीफ़ बात है मेरे लिए। लेकिन 2 चीज़ें जिन पे, क्योंकि इमरान खान एक पब्लिक फ़िगर है, तो वन सीज़ अ पब्लिक फ़िगर, तो फिर अल्लाह की जो हदूद हैं उनका फिर आपकी जो हमारी सोसाइटी में है उसका एक पब्लिक इम्प्रेशन आता है। ठीक है। अब पहले तो ये कंट्रोवर्सी उठती ना तो अच्छी बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जब उठ गई है तो ये वजाहत तलब है। एक बात जिसका हुक्म कुरान में है कि ऐसे होगी, उसको वैसे ही होगी। चले, इमरान खान तो वजाहत दें, ये मुफ्ती साहब को नहीं वजाहत देनी चाहिए? देखिए, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कि ये कह रहे हैं कि एक खातून ने कह दिया कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, तो मुझे उसकी बात पे एतमाद करना चाहिए। ये एक शरई मसला है, और उसका हवाला वो दे रहे हैं सहाबा कराम के दौर से। लेकिन एक निकाह अगर हो चुका था तो फिर दूसरे निकाह की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और यही मुफ्ती साहब थे, तो यही क्यों करवाने की। और फिर 1996 में उस वक्त की इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी बगावत हुई, तो उसमें भी यही मुफ्ती साहब क्यों शामिल थे? पता है आपको इस बात का? नहीं, देखिए वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर ये मैं एक मीर साहब मैं एक बात कहूँगी। देखिए, ये मामला बज़ाहिर अब काफ़ी संजीदा हो गया। हाँ, इसमें ज़रूरी है कि तीनों फ़रीक़ैन इस बात को अदालत के अंदर साबित करें कि इसमें ये हदूद तोड़े नहीं गए। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अदर सिद्दीक साहब, मैं ज़ाती तौर पे तो आम तौर पे अपनी राय का इजहार नहीं करता, मैंने तो सवाल करना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा एक जो ख्याल है वो ये है कि अगर तो इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी साहब ने वजाहत देनी है तो वो ज़रूर दें, लेकिन क्या ये जो मौलाना साहब हैं, मुफ्ती सईद साहब, ये इनको भी नहीं पूछना चाहिए कि आप कभी किसी फ़ौजी बगावत जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं, कभी आप किसी निकाह के ज़रिए पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है? बहुत शुक्रिया मीर साहब, बात तो सच है मगर है रुसवाई की, और तकलीफ़ इस बात की है कि एक कौमी लीडर को जब देखा
कि जनाब वो किसी तरह से काबू नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके देख लिया, फिर वो एक जज साहबा के अगेंस्ट चंद लफाज इस्तेमाल किए, लार्जर बेंच बैठ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो गए, फिर बगावत तो आपको पता है बांटरी आप तो कभी भी सब फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा, और मुबारक हो आपको 124 की सेडिशन का जो प्रोविजन है वो सेट असाइड होने की, और क्रेडिट जाता है आपका, आपने बड़ी जंग लड़ी है इस बारे में, बहुत बड़ी तवील जंग है आपकी, मेरा इख्तलाफ रहा एक दौर पे आपके इस हवाले से, लेकिन ये जंग आपके जिम्मे में आती है। और फिर अभी आपने देखा दहशतगर्दी की एक लंबी रही, फिर वो टेरियन वाइट आ गई। टेरियन वाइट में आपको पता है कि 3 वकील आए, उन 3 वकीलों की भारी फीस किसने अदा की, जरा किसी दिन तहकीक करके देख लीजिएगा ये भी। अब ये मौलाना साहब का टेलीफोन का डाटा रिकॉर्ड CDR मंगवा के देख लीजिएगा कि पीछे कौन है। अब जब कुछ नहीं मिला ना तो फिर यही आ गया, फिर ये तोहमतें लगाना। और ये मैं बता दूं, ये मामला इतनी आसानी से हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम इस मामले में कज़ब की हद तक जाएंगे। अच्छा। हम ये मौलाना साहब जो 5 साल बाद ख्याल आ गए ना उनको, और ये इसमें वैसे मैं बताता चलूं हमारा लॉ सेटल्ड है। अभी रिसेंट जजमेंट है 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 1188, यानी उसमें उस तरह की बातें अगर मिसाल के तौर पर इद्दत के हवाले से अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लिया जाए, और बड़ी खूबसूरत बात की है। सवाल यह है कि इद्दत का ताल्लुक किस चीज से है, उसका एवरीबडी नोज कि 1 महीने का जब अब सर्कल कंप्लीट होता है वहां से चीज क्लियर हो जाती है, और वो वहां इसमें बड़ी राय है, और इसमें मैं नहीं जो उन कंट्रोवर्सीज में पढ़ना चाहता, ये हमारी सेटल्ड लॉ आ गया। और ये कौन आ गया पर्चा दर्ज कराने के लिए? पर्चा दर्ज कराने के लिए या मीवी या बीवी आती है या मियाँ आता है। ये तीसरा ये खुदाई खिदमतगार और फौजदारी मुकदमात में अंदर इस तरह आ जाए तो अगर तो फिर तो हमारी जुरिस्प्रूडेंस सत्यानाश हो जाएगी ना। फिर तो जिसका दिल चाहे, जैसे टेरियन वाइट के लिए उठ के आ गया। और ये भी याद रखिएगा आपको, यानी इस हुकूमत ने कुछ इस तरह के रिकॉर्ड कायम कर दिया, अब ना कहते हुए भी, यानी हर एक को पता है कि ये पीछे कौन करवा रहा है। एंड आई एम डायरेक्टली एक्यूजिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा इनको। ये क्या होगा, इन्होंने क्या कुछ करके देख लिया, मोहतरमा बेनजीर के बाद में क्या कुछ करके देख लिया। और उस वक्त की सियासत जब निकले आके बड़ी साफ सुथरी सियासत की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन आज 13 सियासी जमातें इकट्ठी होकर फिर उस सियासत के उस दलदल में जाना चाहती हैं जहां सिविल सुपरमेसी को नहीं यकीन करना चाहते, ना करें, इनकी मर्जी है। लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर तो भुगतना पड़ेगा ना, फिर तो सवाल पैदा होंगे ना। मोहतरमा देखे ना, मोहतरमा मरियम साहबा के हवाले से कई सवाल में मैं नहीं बात करता हूं, छोड़ें इस बात को, लेकिन आप वो सवाल उठाए, ये जरा जवाब देना चाह रहे हैं। छोड़ें इन चीजों को, इसमें बेहतर यही है कि इस तरह की चीजों को कोई जरूरत नहीं है छेड़ने की। आई न्यू इट कि ये बात करते करते कहाँ जाएंगे, तो मैंने इसीलिए पहले आपको एक बड़े मॉडरेट अंदाज में ये बात कही। मेरा ये मानना है कि 2 बातें अब ज़रूरी हैं। अगर टेरियन वाइट इमरान साहब के उनकी वो प्रोजनी नहीं है तो फिर ठीक है, उनको इनकार करना चाहिए, बताना चाहिए। और ये 2 निकाह 20 साल से साबित ना कर सके, आज साबित करेंगे। मैं साबित, देखिए मेरा अजहर साहब एक सेकंड सर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है साबित करने में कि वो हैं कि नहीं है। ठीक है, ये उनके अपने 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक जगह पे वो अपने एफिडेविट्स दे के कह रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर हैं, आपको ये बात करनी चाहिए जाकर। और दूसरा ये कि उनके सर बड़ा क्लैरिटी है सर, एक सेकंड ये बात कर लें, फिर मैं आपके पास साहब एक सेकंड आ रहा हूं मैं आपके पास। ये दो बातें जो हैं कि किसी की औलाद हो और वो माने ना, और 2 निकाह हो तो एक के ऊपर दूसरा निकाह हो, कैसे हो यार? ये तो कोई बात करने वाली नहीं है ना। फिर उसके बाद कहें कि इसके पीछे कोई है, तीसरा है, चौथा है, किया धरा आपका है, मतलब बेटी आपकी है, मान आप नहीं रहे। अच्छा, मैं तो एक और मेरा मसला कुछ और है ना। मैं ये कह रहा हूं कि निकाह जो है वो किसने किसके साथ किया वो तो अपनी जगह पे ठीक है जी, ठीक है, लेकिन जो 1996 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ फौजी बगावत हुई और उसमें एक फौजी अफसर पकड़ा गया, मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, ठीक, और एक ब्रिगेडियर साहब भी पकड़े गए थे। ठीक, उन्होंने फौजी बगावत के बाद रेडियो और टीवी पे जो तकरीर करनी थी, उस तकरीर की वेटिंग जो है वो ये मुफ्ती सईद साहब ये मुफ्ती साहब अगर इतने वो थे तो ये इतने बड़े जमहूरियत पसंद के निकाह कराने के लिए उसके साथ उस वक्त क्यों थे? तो ये आप एक ही दफा दोनों मिलके, हुकूमत और पीटीआई मिलके ये बता दें, मुफ्ती साहब का जरा सुराग लगा लेना, ये कौन है मुफ्ती साहब? उस फौजी बगावत की मीर साहब अगर उन तकारीर को लिखने वालों के हमरा थे तो ये मुफ्ती साहब जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बन रहे थे और इस निकाह के समर में बन रहे थे, तो वो मुफ्ती साहब तब इमरान साहब साथ वाबस्ता कैसे थे? मेरा ख्याल है कि मैं एक बात करना थोड़ा सा हिसाब ये भी सदीक साहब। अच्छा देखिए, अच्छा नहीं लगता
हमने सियासत के जो रवैये जो हमने ये अपना ली है ना कि हम एक्विजिशन पे इस हद तक चले जाएं कि हम इस इखलाकी गिरावट तक चले जाएं, अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ दीन का एक कॉन्सेप्ट बड़ा वाज़ेह है और ये पता होना चाहिए हम सबको कि अगर किसी की बेटी है तो उसके लिए डेक्लरेशन डिग्री होती है, इस्तक़रार हक़ का दावा दायर किया जाता है और वह बाकायदा प्रूव किया जाता है। आप अब ये कहें कि किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ हो गई है, वॉट एवर इट इज़, सवाल बड़ा सीधा सा है, आपके पास फॉर्म पे मौजूद है, जितने बच्चे डिक्लेयर किए हैं मौजूद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप ऐसी कंट्रोवर्सीज में क्यों पढ़ रहे हैं? कल याद रखिएगा वो यानी 20 साल हो गए हैं ये इस कहानी को वन वे और दी अदर लेते हुए, करते रहे शौक, क्या मिलेगा आपको? आपने एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जब आपको कुछ नहीं मिला तो आप झूठी तोहमतों पे आए, कानूनी तौर पर लड़े, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, आए आइन में तरमीम करनी। अच्छा मैं एक और बड़ी जबरदस्त बात कर रहा हूं और मैं इमरान खान साहब को कन्विंस करूंगा इस बात के ऊपर। ये चाहते हैं ना आर्टिकल 184(3) में अपील आनी चाहिए, ले जी मैं इमरान खान साहब को कन्विंस करूंगा कि इकट्ठे बैठकर करते हैं, आने दे पार्लियामेंट में, जो इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए आने दे उनको पार्लियामेंट में और ऐसी कानून साजी करें जो इकट्ठे बैठकर हो। तो ठीक है सर, अजहर साहब अगर कन्विंस कर सकते हैं तो मीर साहब दो काम करते हैं। अजहर साहब मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है आप कन्विंस करें। मैं दो बातें कहता हूं, अगर ये दो के ये उसको उनको अजहर साहब कन्विंस करने की रखते हैं इमरान खान को, तो ये उनको दो बातों पे कन्विंस करें। आए 2016 से ऑनवर्ड्स साकिब निसार साहब के उन मामलात से लेके एक एक चीज के हम देखिए ये सवाल ये अगर कन्विंस कर सकते हैं इस अपील, इनका एतराज मैंने कल सुना। अजहर साहब एक सेकंड बात करने दें। मैंने इनका कल एतराज पीटीआई के वाइस चेयरमैन का शाह महमूद कुरैशी साहब का सुना। तो अगर ये समझ रहे हैं कि जो 184(3) के मामलात का बिगाड़ जो साकिब निसार साहब की कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर आपके इल्म में ज़ाती तौर पे कि कैसे वो किया गया, उसको बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे कैसे किया मैं जवाब दूंगा इसका। नहीं देखें आप ज़रूर दें जवाब, मुझे बात तो करने दें हजूर। आपने जो जवाब देना है आप दें, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे अजहर साहब। चले कर ले बारी सर करे तो फिर जो मर्जी कर दे रहना। देखिए बात यह है कि अगर आप ये बात ऊंची आवाज में करके शोर मचा के कह सकते हैं, मैं आपको धीमे अंदाज में वही बात कह सकता हूँ जो आप कह रहे हैं। ये जो कुछ आप कह रहे हैं किसको भूल है? मैंने साकिब साहब का कोर्ट का वो ऑर्डर अब एक एक करके गिना, लाहौर लगती वो सुप्रीम कोर्ट 184(3) की हर इतवार को पूरी गवर्नमेंट को पैरालाइज करके बिठाना, एग्जीक्यूटिव इंक्रोच करनी, पार्लियामेंट इंक्रोच करनी, छोड़ दें ये बात, क्या बात। चले मैंने एक और भी इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि एक और अमेरिकी कांग्रेसमैन है ब्रैड शर्मन, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा खत लिख दिया जी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर ब्लिंकन को, और उसमें पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और ये पहला अमेरिकी कांग्रेसमैन नहीं है, अब तक बहुत से 5-6 के करीब जो कांग्रेसमैन हैं वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम हो रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अब इसमें एक बड़ा एक दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत है ये इसकी खारजा पॉलिसी जो है वो क्या इतनी नाकाम है कि इमरान खान साहब जो कि अमेरिका को ही कसूरवार ठहराते हैं रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के हवाले से, तो उस इमरान खान की हक में अमेरिका से ही अमेरिकी कांग्रेस के अरकान जो हैं वो बयान जारी कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो सिर्फ मुंह देख रही है। इस पर हुकूमत से बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मलिक अहमद खान साहब, आपके लिए ये तशवीश का बायस नहीं है कि अमेरिकी कांग्रेस के अरकान पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रोज़ाना मुज़म्मती बयान जारी कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए इससे दो बातें तो मैं कह सकता हूँ। एक तो ये तो साबित हुआ कि अमेरिकी हुकूमत के गिराने का जो हमारे साथ ताल्लुक़ बनाते थे कि अमेरिकन ने इनकी गवर्नमेंट गिराई और कोई साजिश थी, तो एक तो वो तो बात ख़त्म हुई। और दूसरा लॉबिस्ट फर्म का इफ़ेक्ट क्या होता है ये भी तय हो गया। ये बातें न्यूज़ में सर्कल कर रही थी और इसकी बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह की कुछ लॉबिस्ट फर्म इंगेज की गई हैं, कांग्रेसमैन के साथ, सेनेटर्स के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। अब रही इंसानी हकूक़ की, तो किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं, दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर हमले हैं, जो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने हैं, जो एक पूरी स्टेट को होस्टेज कर लेना है
अपने मॉब को लाकर हमलावर हो जाने अदालतों पे, अगर उन पे केसेस दर्ज हों तो क्या ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी? बहरहाल इसमें ख़त में उन्होंने बहुत से लोगों के नाम लिखे हैं, मसलन शहबाज गिल साहब का नाम लिखा है, स्वाति साहब का नाम लिखा है कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो इनसे आप इनकार तो नहीं कर सकते? ये लॉबिस्ट फर्म की जो एक एफर्ट है उसका रिफ्लेक्शन है, दैट्स ऑल। तो जिन्होंने शहबाज गिल को अगवा किया और उस पर तशद्दुद किया वो भी लॉबिस्ट फर्म के साथ काम कर रहे थे? शहबाज गिल खुद तो नहीं कहें, शहबाज गिल आके खुद आप कहें कुछ कहते हैं? देखिए ना, ये तो वो चीज़ है जो एक उन्होंने एक बयानिया तरतीब दे दी और मलिक साहब शहबाज गिल बेचारा जो है उसको तो कोर्ट ने पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दिया, उनकी वाइफ जो है वो बेचारी बीमार है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, कोर्ट की इजाज़त के बगैर आप उनको बाहर नहीं जाने दे रहे? नहीं, देखें, अगर कोई ऐसा मसला है तो आई कैन टॉक टू एनीवन। अच्छा, अगर कोई रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब ये जो कह रहे हैं कि जी ये जो अमरीकी कांग्रेसमैन खत लिख रहे हैं, इससे ये तो साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने में अमेरिका को कोई किरदार नहीं था, तो इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि ह्यूमन राइट वायलेशन में ये ममालिक जो है ना ये बहुत आगे हैं, ये मानना पड़ेगा हमें। ये पाकिस्तान नहीं है कि जो कुछ होता रहा है। मरिंडा राइट देख लें आप इमेजिन करें, मैं तो सोच रहा था कि हमारे मलिक अहमद खान साहब कहेंगे, एक पिटीशन मैंने फाइल की हुई है बाकायदा कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर, यानी हाथकड़ी लगाना, यानी फवाद चौधरी एक वकील है, क्या वो दहशतगर्द है? और उसके सर पे कपड़ा लेके आना और उसके साथ जेलों के अंदर क्या कुछ होना, कि जो अपना कस्टोडियल टॉर्चर क्या कुछ हुआ है। अभी रिसेंटली अमीन गड्ढापुर देख लें आप, ये हम सारा कुछ देखते आ रहे हैं। ये इस पर हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, हम सबकी आवाज़ एक होनी चाहिए कि जो कोई भी है जो राइट है, देखिए यूएन चार्टर के तहत जो राइट तयशुदा हैं, हमारे दीन इस्लाम ने जो राइट तयशुदा हैं, आज हम उनको कहें जी दहशतगर्द हैं। अच्छा, वाकई दहशतगर्द हैं कि जनाब जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे चले गए वो दहशतगर्दी करें, यानी हमें अब डेफिनेशन ही बदलनी पड़ेगी दहशतगर्दी की। सुगरा बीबी का केस अगर सबको याद हो या बाकी दूसरे केस याद हो तो समझ आ जाती है कि दहशतगर्दी है। इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट भी आते रहे हैं, वहाँ तो कोई नहीं है, ये वाटर कैनन आ गए, वहाँ तो कोई आंसू गैस के शेल नहीं आए, सिर्फ वहाँ जो आए। हमें इस बात को मानना पड़ेगा, जहाँ तक इमरान खान साहब का स्टैंड है वो अपनी जगह पर मौजूद है, साइफर का वो एग्जिस्ट करता है, सबूत है, वो अपनी जगह पर चीजें हैं। लेकिन जहाँ तक ये है, हमें ये मानना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से पाकिस्तान जिस हद तक गिर चुका है, और वो भी इस जमहूरी गवर्नमेंट के, फासिस्ट गवर्नमेंट के दौरान, और किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई है। और ये अगर हम आप भी आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आप लोगों के लिए आवाज भी कोई नहीं उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यही कुछ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।